अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। मामलात बहुत से हैं लेकिन आज हम बात करेंगे दो इश्यूज़ पे। सबसे पहले तो बात करेंगे नाज़रीन, शौकत तरीन साहब जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो सबको यकीन दहानी करवा रहे हैं कि जो अब मिनी बजट आ रहा है, जो बिल अभी प्रेजेंट किया है असेंबली में, वो ये फरमा रहे हैं कि जी उससे कोई महंगाई पर इतना असर नहीं आएगा, वो इतना इन्फ्लेशनरी नहीं होगा। और वो कह रहे हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे कि उसका इम्पैक्ट बड़ा लिमिटेड होगा। एक तो इस पे बात करेंगे, शौकत तरीन साहब को हमने मद्दू किए, वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे। उसके बाद हम नाज़रीन बात करेंगे हुकूमत जो कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे नवाज साहब की वापसी के हवाले से, और वो फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, और उनके जो शख्स थे जिनको उन्होंने भेजा अपने बड़े भाई को, उनको 4 हफ्ते में वापस लौटना था लेकिन 2 साल से ज़्यादा हो गए। हुकूमत क्या कुछ कर सकती है या बस स्टेटमेंट्स ही दे पाएगी, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इत्तेज़ाज़ एहसन साहब होंगे और PMLN के लीडर तार साहब। तो नाज़रीन शुरू करते हैं हम तरीन साहब से। बड़ा अहम मामला है पाकिस्तान की तारीख़ का, और ये जो इस वक्त हम जिस पे बात हो रही है मिनी बजट की, और इसलिए हम कह रहे हैं अहम क्योंकि IMF के से जो पाकिस्तान लोन लेता है, प्रोग्राम में जाता है IMF के, हर हुकूमत जाती है, उसकी अपनी अहमियत होती है, उसका एक सिंबॉलिक भी अहमियत होती है जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं। और वो जब आप कोई जो भी परफॉर्मेंस है उसको प्रूव करते हैं, फिर आप यू कैन ड्रॉ ऑन फाइनेंसेस फ्रॉम एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, और अगर वहाँ मसला हो जाए फिर मसले होते हैं। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इस वक्त जो एक महंगाई की लहर दौड़ी हुई है, उस हवाले से भी ये अहम है। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया आज। जी शौकत साहब, ये फरमाइएगा, पहले ज़रा टाइमलाइन पे बात कर लें। आपने कल भी फरमाया इंटरव्यू में, जियो के इंटरव्यू में नए पाकिस्तान में, कि ये टाइम कोई इतना, आपने फरमाया कि इतना सिग्निफिकेंट इस हवाले से नहीं है कि अगर 12 को नहीं होगा तो 14 को हो जाएगा, 18 को हो जाएगा। आपने कहा IMF का बोर्ड होता रहता है, तो आप जो फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ टाइम सेंसिटिव थिंग। नहीं देखिए जी, उन्होंने तो पेपर्स अपने 12 तारीख के लिए भेज दिए हैं। हम लोग भी कल जो है मैं जाके सेनेट के बीच में इसको लेकर दूंगा, और सेनेट में इंशाल्लाह 2-3 दिन के बीच में हम उसको वो उसके ऊपर वो अप्रूव करवा के भेज देंगे, और अगले हफ्ते शुरू के बीच में हम नेशनल असेंबली में इसको लेके चले जाएंगे, वहाँ उसको अप्रूव करवाएंगे इंशाल्लाह मनी बिल को। और फिर जो है जो एज पर एज IMF इज कंसर्न, तो 12 तारीख इज नॉट सैक्रोसैंट। उन्होंने कहा था कि आप जब भी तैयार हो जाएंगे, प्रायर एक्शन हो जाएंगे, आप हमें बता दीजिएगा, हम उसकी दूसरी बोर्ड मीटिंग में डाल देंगे। बोर्ड मीटिंग से उनकी मतलब होती रहती हैं, कोई ये तो नहीं है कि सिर्फ ये बोर्ड मीटिंग के बाद कोई 3 महीने के बाद बोर्ड मीटिंग नहीं होगी। उनकी हर हफ्ते हर दूसरे हफ्ते होती रहती हैं, तो वो उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो शौकत साहब ये बताइएगा कि हम यूरो बॉन्ड्स भी फ्लोट करने का सोच रहे थे, तो वो यूरो बॉन्ड्स IMF का जब हो जाएगा अप्रूवल, जब ये तमाम मामला सेटल होगा, उसके बाद हम फ्लोट करेंगे। जी नहीं, वो उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन यूरो बॉन्ड्स हम इसी महीने में जनवरी में फ्लोट करेंगे। अच्छा, तो ये आपने फरमाया कि 2-3 दिन में सेनेट में हो जाएगा, लेकिन सेनेट से जो खबरें आ रही हैं और जो आप अभी देख रहे होंगे, उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते की मियाद होती है कि हम कोई मामला हमारे सामने आते हैं और बिल्स आते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। आप बट यू आर कॉन्फिडेंट कि 2-3 दिनों में हो जाएगा? इंशाल्लाह चंद दिनों में हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि थोड़ा सा अब हम इश्यूज को लेते हैं। स्टेट बैंक का जो बिल है उस पर काबीना में भी आपको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ा, वहाँ भी काफ़ी डिस्कशन हुई। तो चीदा चीदा बातें स्टेट बैंक के बिल के हवाले से। सबसे पहले तो ये कि यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत ये कमिटमेंट दे रही है उस बिल में कि वहाँ से वो ज़ीरो बोरोइंग करेगी। तो ये कितनी प्रैक्टिकल चीज़ है और कितनी ये अनयूजुअल चीज़ है शौकत तरीन साहब? अनयूजुअल चीज नहीं है, इसलिए कि ये हम लोग जो है इसको मिसयूज करते रहे। ये PML और उससे पहले जो हुकूमतें हैं वो जाके एक किस्म से बोरो कर लेती थी, अपना मार्केट से नहीं करती थी, स्टेट बैंक से बोरो कर लेती। स्टेट बैंक से बोरो करने का मतलब यह है कि नोट छापना, बिकॉज आप वहां से ले लेते हैं और वो उसका जो आप उसको उनको जो मार्कअप भी पे करते हैं,
वो भी आप वापस आपके पास आ जाता है अपने प्रॉफिट से कीमत में। तो इसका मतलब आपने जीरो रेट के ऊपर बोरिंग की। जब जीरो रेट के ऊपर बोरिंग की तो इसका मतलब ये एक किस्म से आप नोट छाप रहे हैं, और वो जो है वो इन्फ्लेशनरी होता है। तो ये जो है उन्होंने कहा कि जी ये तो आपकी सक्सेसिव हुकूमतें जो ये करती रहती हैं, तो आप उसको आप अभी स्टेट बैंक से बोरो नहीं करेंगे। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए कि 3.5 साल से जो हम लोग हैं, तो हम तो स्टेट बैंक से बोरो नहीं करते। मतलब इस हुकूमत ने तो स्टेट बैंक से बोरो नहीं किया। तो ये जीरो कोई बोरोइंग की नई है। अनहोनी। जी बिल्कुल, कोई बोरो नहीं किया, जीरो जीरो बोरिंग की है हमने। तो उसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। ये इस जो पिछले जो लोगों के जो जो कारकर्दगी है उसके बेसिस पे उन्होंने ये कदजन लगाई है, लेकिन हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो शौकत तरीन साहब, एक तो ये कि कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो जाए, कोई बड़ी अनयूजुअल चीज़ हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए मैसिव, तो उस सूरत में भी हम पाबंद होंगे इसके, या कोई हमारे पास क्लॉज है कि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस बोरोइंग जीरो होगी, लेकिन इन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हम कर सकते हैं बोरोइंग? नहीं, देखिए हमने अपना बंदोबस्त किया हुआ है, बैक स्टॉप लाइंस हमने क्रिएट कर ली है, बैंकों के से हम लोगों ने लाइंस लेके रख ली है। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो हम उनसे बोरो कर लेंगे। अच्छा जी। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि जो बोर्ड है इसका, स्टेट बैंक का, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री विल हैव नो से इन द वर्किंग ऑफ द बोर्ड। तो ये आपको बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर के ये चीज़ आपको परेशान नहीं करती कि कोई भी आपका, यानी कि मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी में वो साथ साथ चलना होता है, इसमें आपका कोई रोल नहीं होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, एंड स्टेट बैंक विल वर्क ऑलमोस्ट ऑटोनमसली? नहीं 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 नहीं, ये किसने आपको बताया? बोर्ड तो हमारा होगा। बोर्ड में तो उनका कोई अमल दखल नहीं होगा। उसके जो स्टेट बैंक जो है, अभी पहले ये था कि स्टेट बैंक के बोर्ड के मेंबर जो होंगे स्टेट बैंक की रिकमेंडेशन पे हमें आएंगे और हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ठीक। और ये प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेगा। ऐसी बात नहीं है। हमने ये पहला ड्राफ्ट था, ये मार्च वाला ड्राफ्ट था। अभी ड्राफ्ट में ये है कि हम नॉमिनेट भी हम करेंगे और अपॉइंट भी हम करेंगे। सर, तो तो बोर्ड तो आप, हमारा होगा। जी, तो सर आप नॉमिनेट करेंगे और अपॉइंट करेंगे, लेकिन पहले आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर जो हैं फाइनेंस सेक्रेटरी वो होते थे, और उनका वोटिंग, उनके पास राइट भी होता था। अब एक्स ऑफिशियो होंगे आपके फाइनेंस सेक्रेटरी, बट ही विल हैव नो वोटिंग राइट। तो क्या फर्क पड़ता? वो अच्छा। बैठा तो होगा। सुनती जाए ना बीबी, वो सु- बैठा तो होगा ना। और दूसरी चीज ये है कि बाकी 8 मेंबर तो हमारे होंगे जो हमारी इंस्ट्रक्शन से काम करेंगे। अच्छा, तो आपकी हमारी इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन से से काम काम करेंगे? करेंगे तो जी हमारी, क्योंकि हमने अपॉइंट हमने किया हो उनको, और हमारे ही नॉमिनेटेड लोग होंगे। ये कैसे हो सकता है कि मैं नॉमिनेट करूं और वो मेरी इंस्ट्रक्शन ना ले? तो ये जब लोग कहते हैं ना इंडिपेंडेंस होगा, इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है भाई बीबी। सिर्फ ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग मतलब ये तो हमारा जो पीटीआई का ये मंशूर में था कि हम ऑटोनॉमी लोगों को देंगे, हम ठीक। उनको, ताकि वो परफॉर्म कर सकें। तो ऑटोनॉमी देंगे हम उनको कि वो मॉनेटरी पॉलिसी है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो करें, लेकिन बोर्ड के थ्रू करेंगे। और जी। बोर्ड जो है वो हमारा है। अगर ठीक। हम देखेंगे कि अगर स्टेट बैंक जो है वो अगर कोई ऐसी चीज होगी तो हम बोर्ड के थ्रू उसको मैनेज करेंगे। अच्छा, कोई तो इशू नहीं है। सर, तो जो बोर्ड बन जाते हैं, तो बोर्ड, अगर आपने उनको नॉमिनेट किया और आपके बोर्ड हैं, तो आर दे देन ओब्लाइज्ड कि आपकी हर बात माने? अमूमन तो बोर्ड जब बन जाते हैं, नॉमिनेट जो करता है वो उसकी हाँ में हाँ तो नहीं मिलाते, या आपकी अरेंजमेंट ऐसी है कि आपकी हर बात सुनेगा बोर्ड? यार मेरे ख्याल में जो लोग नॉमिनेट करते हैं और फिर बोर्ड उनकी बात नहीं मानते, तो फिर उस बंदे को गोली मार देनी चाहिए ना। अच्छा। हमारा ये तो होता नहीं है अच्छा। ऐसे। हैं? अच्छा। मैं बोर्ड का, मैं बोर्ड, और उन बोर्ड को भी पता है कि मैंने ही बाद में उनकी वो एक किस्म से एक्सटेंशन करनी है या जो अच्छा, मर्जी तो यू करना है। विल बी तो होल्डिंग द स्ट्रिंग्स, ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हैं बोर्ड की स्ट्रिंग्स आपके पास होंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जो अभी बिल है उसमें स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनकी जो मियाद है वो 3 साल से 5 साल पे बढ़ा दी है। अब जो मौजूदा गवर्नर हैं वो मार्च में उनकी टर्म खत्म होती थी 3 साल वाली, तो ये जो 5 साल की मियाद है ये इन पर लागू होगी या अगले गवर्नर पे?
अगली टर्म पे लागू होगी। तो इसका अगर मतलब इन्हीं को अगर एक टर्म और दे दी जाएगी तो वो 5 साल की होगी। यानी कि ऑटोमेटिकली ये 5 साल पे नहीं जाएंगे, अगर गवर्नमेंट देगी तो फिर ये 5 साल पे जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली इन पर नहीं लगती। अच्छा जी, तो दूसरा ये कि शौकत तरीन साहब, मॉनेटरी फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड था वो जो ख़त्म कर दिया गया, जिसमें कि स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन रहती थी, तो उस पे इज़ दैट नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न? इसमें आपको लगता है कि ये हुकूमत को और आपकी मिनिस्ट्री को ख़ास तौर पे, जो आपकी अपनी प्लानिंग है, जो आपका थ्रस्ट है, वो थोड़ा सा अंडरमाइन, थोड़ा सा नहीं, अच्छा भला अंडरमाइन होगा? वो अलग चल रहे होंगे, आप लोग अलग चल रहे होंगे? नहीं नहीं, ऐसे कैसे अलग चलेंगे? उसमें लिखा हुआ है, उसमें पूरे ड्राफ्ट के एक बड़ी वो जो मुशावरत होगी, बड़ी स्ट्रांग मुशावरत होगी। एक इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, लेकिन वो मुशावरत होगी, एक तरीकाकार होगा कि हम आपस में बात करेंगे और फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज को वो एक किस्म से हार्मोनाइज करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि देखें बीबी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये मुमकिन नहीं है आपका कि आप बिल्कुल ये जो है स्टेट बैंक जो है वो मादर पितर आजाद हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी भी होगी ना, वो भी मतलब इस बोर्ड में से बनेगी, या ये बोर्ड जो रिकमेंड करेगा, और बोर्ड हमारा है, तो उसके बीच में हम लोग उसमें ऐसे लोग लगाएंगे जो हमारी सोच की अक्कासी करेंगे। एक अक्कासी करेंगे। ठीक। तो और मुझे ये पूरा यकीन है कि ये लोगों ने इसको एक हवा बना दिया है इसीलिए कि आपसे भाई ये पूछ रहे हैं कि आप बहुत एक्सप्लेन करें जी, यही वजह है कि बहुत बहुत इंडिपेंडेंट है। वो ठीक है यार, हम लोग देखें, मैं पर से एक ऐसा आदमी हूँ जो कि समझता हूँ कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ठीक। जिसमें दुनिया में अच्छे अच्छे सेंट्रल बैंक है, उनकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और उस तरीके से हम उसको लेंगे। बाकी जो ये 4-5 चीजें ऐसी और थी जिसमें इम्यूनिटी थी, जिसमें इनको कोई हाथ नहीं इम्यूनिटी लगा खत्म सकता हो गई था, है ना जी? वो सारा कुछ खत्म हो गया। ठीक। तो इसलिए अभी अभी तो सिर्फ एक वो आप जिसमें आपने बिल्कुल। कहा बोरिंग वाला हो गया, एक आपने कहा मॉनेटरी बोर्ड जो है, ठीक। फिस्कल मॉनेटरी बोर्ड, ये है, उसमें मुशावरत होगी। तो ठीक। ये जो चीजें हैं इसमें ये चलेंगी साथ, ठीक। और इंशाल्लाह हम चलाएंगे इसको। लेकिन मैं बिल्कुल तुम्हें ठीक है आपको वर्स्ट केस सिनारियो बताना चाहता हूँ। जी। वर्स्ट केस सिनारियो है कि फर्ज करें अगर जी बोर्ड जो है वो स्टेट बैंक बैठ के और वो कहेगा यार बिल्कुल हम मादर पिदर आजाद हैं, हम किसी और एक मुल्क में रह रहे हैं, तो ये तो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो सकता है। इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं कर रहे हैं हम इस पे, ये सिंपल मेजोरिटी है। तो ये कोई भी हुकूमत जाके सिंपल मेजोरिटी में चेंज कर देगी उसको। अच्छा, तो ये आपने कौन सा कोई ठीक है। ऊपर से वही तो नहीं उतरी ना। ठीक, नहीं तो आईएमएफ वाली वही तो है ना सर, वो यानी कि तो होने दो। ठीक और है। IMF देखें, हम तो फॉलो कर रहे हैं अच्छा, इसलिए कि ओके। ये अच्छा, गुड प्रैक्टिस है। ओके। अगर इफ इट इज नॉट वर्किंग फॉर द कंट्री, देन द ठीक है। कंट्री कांट बी हॉस्टेज ना। ठीक है। अच्छा, तो आप ये अहम बात कह रहे हैं कि अगर लगे कहीं भी मिड स्ट्रीम के ये मादर पिदर अब आजाद हो गया बोर्ड, तो जिसने बोर्ड को अपॉइंट किया वो अपने आप को गोली नहीं मारेगा, लेकिन वो एक नया लॉ ले आएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, शौकत तरीन साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर शौकत तरीन साहब हैं और हम इनसे बात करें जो नया, अभी तो हम बात करते हैं स्टेट बैंक के जो बिल के हवाले से उन्होंने क्लैरिफाई किया बहुत सी चीज़ें। अब हम बात करते हैं जो मिनी बजट आ रहा है, और मिनी बजट पे सब खाइफ है मिनी बजट से कि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, महंगाई पर क्या इसका असर होगा। सबका ख्याल है बहुत महंगाई बढ़ेगी। शौकत तरीन साहब, कल आप फरमा रहे थे अपने इंटरव्यू में कि हम इसकी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट इतना नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा ये जो मोस्टली जो यानी आपने कहा शायद 71 बिलियन रुपीज़ हैं जो कि एडिशनल टैक्सेस होंगे, बाकी आपने कहा कि सब का सब वो रिटर्न होगा। आपने कहा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो वो जो हैं वो एडजस्ट कर पाएंगे अगर उनको 1 हफ्ते 10 दिन में पैसे नहीं मिलेंगे। इज दिस करेक्ट जी? जी बिल्कुल, देखें पूरा 343 बिलियन का है। ठीक। ये टोटल जो था उन्होंने कहा था 700 बिलियन करने हैं, उसमें से इनकम टैक्स भी था, ठीक। और टैक्स एग्जम्पशंस में जो है इनकम टैक्स से एग्जम्पशंस उन्हें निकालनी थी।
और टैक्स की पिरामिडिंग भी करनी थी। हमने वो सारा जो है उनको मना कर दिया जी ये नहीं होगा। तो 343 बिलियन रह गया। 343 के बीच में 120 बिलियन जो है वो मशीनरी पे है, 160 बिलियन जो है वो आपका उसमें है फार्मास्यूटिकल, और 71 बिलियन बाकी है। 71 बिलियन में से 2 बिलियन जो है जो कॉमन मैन के ऊपर आता है, बाकी जो है वो इम्पोर्टेड जो स्टेक्स हैं, सामान है, इस किस्म की जो हैं, चॉकलेट्स हैं वगैरह वगैरह, जो भी हमारे जो अमीरों के चोचले होते हैं वो हैं, और जो बेसिकली कॉमन मैन की चीजें नहीं है, तो वो जो है उसके ऊपर है। बाकी चीजें रिफंडेबल हैं। जो मैंने जो आप मशीनरी की बात की, मैंने फार्मास्यूटिकल, वो रिफंडेबल है। तो रिफंडेबल है और एडजस्टेबल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जी मैं ये समझाना चाहता हूँ मतलब क्या है, क्यों फिर लगाया गया। अगर रिफंडेबल भी है और फिर लगाया क्यों है? लगाया इसलिए है कि हमने डिस्टॉर्ट किया हुआ अपने जो अपना ये जीएसटी को, ये सेल्स टैक्स को, और ये हम जाना चाह रहे हैं वैट मोड, ताकि जो इनपुट टैक्स हो वो फिर आउटपुट टैक्स के साथ मैच करे और वो इवेंचुअली पास ऑन हो जो कस्टमर को। अब होता ही है कि आपने इंपोर्ट किया और इनपुट टैक्स आपका जीरो है, तो जीरो है तो फिर आगे आउटपुट का तो टैक्स आप लगा ही नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, तो कुछ भी नहीं, सारा का सारा गायब हो गया। तो वो पूरा टैक्स जो है पूरा चेन ही गायब हो गई। अब वो कह रहे हैं नहीं, आप हर चीज पर लगाएंगे 17%, और जिसको आपने रिलीफ देना उसको रिफंड दे दें। हमने फिर उसके ऊपर ये भी कह दिया कि रिफंड तो होता है ना, जिस वक्त भाई रिफंड होता है तो वो एफबीआर पता टाइम लेगा नहीं लेगा, हालांकि वो कह रहे हैं 7 दिन में हम दे देंगे। लेकिन मैंने उसको ये भी कहा कि ये इसको आप एडजस्टेबल भी कर दें। आपके कोई और इनकम टैक्स होगा, वेदर इनकम का टैक्स होगा, कोई और टैक्स होगा, उसके अगेंस्ट इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा शौकत तरीन साहब, आपने ये बड़ा कल भी क्लियरली आज भी आपने बयान कर दिया। 2-3 सवाल उठते हैं, जरा बताइएगा। एक तो ये कि देखिए मशीनरी जब आप इंपोर्ट करते हैं और आपने फरमाया वो, और फार्मास्यूटिकल्स आपने कहा एडजस्टेबल होगा और इनकम टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए, तो जो आपका इन्वेस्टर है और जो रिटेलर है, जो इंपोर्टर है, वो तो सबसे पहले जब मंगवाएगा उस वक्त तो उसको देने पड़ेंगे जो भी ड्यूटी लागू होगी ज्यादा। तो एक ये कि जो हैवी मशीनरी आएगी उसको तो इस्तेमाल करने में, उसको सेटअप करने में, उसको फंक्शनल बनाने में, उसका रिटर्न आने में, अर्निंग्स आने में तो 2-3 साल तो लगते हैं ना जी, एक आप बिजनेस जब आप इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, फार्मास्यूटिकल्स का भी यही है। तो ये टाइम पीरियड जो, और दूसरा ये कि अगर आप इनकम टैक्स वगैरह पे एडजस्ट करते हैं वो तो साल में एक मरतबा होता है। जो आपका रिटेलर है, इन्वेस्टर है, इंपोर्टर है, सर सबसे पहले तो जो कीमत बढ़ेगी जो बाद में एडजस्टेबल होगी वो तो पास ऑन आपको नहीं लगता कि वो करेगा आम जो अपना कस्टमर है उसको, उसके बाद फिर जब उसको वापस मिलेगा तो वो कहाँ कीमत कम करेगा? ये तो पाकिस्तान में जिस तरह द वे रिटेल वर्क्स, डोंट यू अग्री विद दिस के इनिशियली तो कस्टमर को टीका लगेगा एडिशनल का? लेकिन आपने इतनी लंबी बात कर ली, बड़ी सिंपल सी बात आपने करनी थी। और वही दीदी के जब शुरू के बीच में उसने 17% दे दिया तो ही इज आउट ऑफ फंड्स, और वो जब तक उसका रिफंड नहीं आएगा तो वो उसको वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। वो ये आपने को बड़ा करेगा। सिंपल सवाल करना सर आई एम सेइंग ही इज पासिंग ऑन टू द कस्टमर। तो मैं उसकी मैं यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल आउट ऑफ फंड्स होगा। जब जो 17% देगा आउट ऑफ फंड्स होगा, और उसके बाद जैसे ही उसने उसकी वो प्रोसेसिंग करके सेल की तो उसके ऊपर वो रिफंड ले लेगा। अब आपने मशीनरी की बात की, मैं मशीनरी से शुरू करता हूँ। मशीनरी जो है वो ये नहीं होता कि आपने अभी मशीनरी लेके आए और 2 महीने के बाद वो ट्रांजैक्शन खत्म होगी। मशीनरी जो है वो आगे लगती है और 10-20 साल की मशीन वो काम करती है। तो 10-20 साल के ऊपर अगर आपने एक दफा 17% दे दिया तो क्या इतनी बड़ी बात होगी कि आपको 1-2 साल में जब मशीन लग जाती है फिर उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होती है तो उसकी फिर आप जाके उसका रिफंड ले लें। तो वो कोई इतनी बात तो नहीं है जी, मैं तो सिर्फ होता है सुन लेना मेरी बात, सुन ले। तो आपने आज अगर टैक्स ना दिया, अगर आपने उधर टैक्स ना दिया तो फिर आगे जाके आप रिफंड भी नहीं लेते ना।
ना वो नहीं करते, टैक्स आगे पास नहीं करते। आप कहते हैं यार वो अनरजिस्टर्ड था, तो अगर हम आपसे इधर टैक्स नहीं लेते, आप आगे कहते अनरजिस्टर्ड था, मुझे तो नहीं पता कौन मेरा मेरा सामान लेके गया, कौन मेरी चीजें खरीद के गया। अब उनको फोर्स हो जाएगा, दे विल बी फोर्स्ड, बिकॉज इधर उन्होंने टैक्स दिया होगा। वो जो अगले पर जब अब जिस कस्टमर को बेचेंगे उसका नाम पता वगैरह करके देंगे, ताकि उसका रिफंड अगर उन्हें लेना होगा तो ये पूरी पूरी ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट हो जाएगी। तो इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल का था कि फार्मास्यूटिकल में जीरो टैक्स था, और सिवाय इसके पैकेजिंग वगैरह के, और आगे भी जीरो टैक्स था। तो ये क्या था, वो गायब हो जाते थे। अब क्या करते थे ये लोग, ये टैक्स देते नहीं थे, चीजें मंगवा लेते थे, उसके बाद कॉस्मेटिक्स उनको बना के बेचते रहते थे। कभी वो ये जो ड्रिंक्स होती हैं मतलब जिससे क्या कहते हैं आप, ये मतलब जोर वर्क किस्म की ड्रिंक्स जिसको आप कहते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स जो है, एनर्जी ड्रिंक बना देते थे, कुछ बना देते थे, ये सारा कुछ कर देते। अब जब अब आएगा, जब टैक्स देना पड़ेगा, then they'll have to show us कि किसको इन्होंने आगे बेचा है, शौकत तरीन साहब, सर दैट्स नॉट द डिबेट, और डॉक्यूमेंटेशन करना, टैक्स लेना, ये दैट्स नॉट द डिबेट। असल इशू ये है जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है कि जो एडिशनल कॉस्ट होगा फॉर व्हाट एवर पीरियड ऑफ टाइम, जो साइकी है हमारे इन्वेस्टर्स की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, रिटेलर्स की, वो इनिशियली तो पास ऑन करेंगे टू द कस्टमर, टू द एवरेज सिटीजन, नंबर वन। नंबर टू, वैसे भी बिजली, गैस और पेट्रोल तो एक रेगुलरिटी के साथ बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट उसका भी बहरहाल अक्रॉस द बोर्ड आएगा। तो ये सवाल है कि आप बहैसियत देखें अक्रॉस द बोर्ड, बीबी देखें आप, जो आप ये बिजली वगैरह की बात कर रही हैं, इसके साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं इन्फ्लेशन की बात कर रही थी। इसका ताल्लुक है आपका उसके साइकिल के, प्रोडक्शन साइकिल के साथ ताल्लुक है। आपका सिर्फ ये है कि लॉन्ग टर्म जो ज्यादा से ज्यादा जो आपका मशीनरी वाली बात के ऊपर बात हो सकती है कि उसकी मशीनरी के लिए जितनी कॉस्ट उसकी आएगी, मतलब फंडिंग कॉस्ट है, तो वो उसको पड़ेगी। लेकिन वो तो जब तक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तब तो वो बेसिकली नहीं उसमें प्राइस करेगा ना। जब वो प्रोडक्ट बना लेगा तो वो सारा ही रिफंड हो जाएगा उसको, तो फिर क्या इन्फ्लेशन, किधर की इन्फ्लेशन। अब जहां आ गई फार्मास्यूटिकल का तो प्रोडक्शन साइकिल बड़ा थोड़ा है ना, 15 दिन, एक महीना वगैरह, तो उसमें कौन सी ऐसी मतलब वो बात हो जाएगी। तो देखिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम कह रहे हैं उसमें हम ये कह रहे हैं कि इट इज ओनली डॉक्यूमेंटेशन, एंड व्हाई वी आर डूइंग इट, बिकॉज वैट की पूरी वैल्यू चेन को हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। आपकी 18 ट्रिलियन की सेल है आपकी रिटेल की, और 3.5 ट्रिलियन कैप्चर हो रहा है इसी वजह से कि लोग जो हैं वो गायब हो जाते हैं, बीच में से वैल्यू चेन टूट जाती है, फिर आपको पता नहीं चलता कि आगे वाला किसको उसने बेचा, आगे किसने उसको बेचा। हम चाह रहे हैं कि शुरू में ही हम टैक्स लगाएं, ताकि फिर ये अगले वाले का जो है वो उसकी डॉक्यूमेंट हो, उसको ये फिर अनडॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड लोगों को ना बेच सके। ठीक, तो बहरहाल ये आपकी जो अपनी प्लानिंग है और आपकी कैलकुलेशन है, हम तो बात कर रहे थे आम पाकिस्तानियों की, जिस पर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जैसे आपने कहा उससे रिलेटेड तो नहीं है, बट और भी चीज़ें हैं उसका इम्पैक्ट आएगा। सवाल यही था कि गवर्नमेंट के पास जो इन्फ्लेशनरी एक ट्रेंड है और अभी मजबूत होगा, उसके हवाले से एहसास प्रोग्राम भी है, तो क्या कोई एडिशनल सब्सिडी, एक तो ये थिंकिंग थी कि पीएसडीपी को काटें और वो सब्सिडाइज करें फॉर द अपर मिडिल, जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी, क्योंकि एहसास जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, बट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो है वो और भी लोग जो हैं उन पर इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली। तो दिस वाज अ बेसिक क्वेश्चन तरीन साहब के, हुकूमत की कोई इस पे थिंकिंग है या नहीं? नहीं, देखें पहली बात तो ये हम इसमें समझते हैं क्योंकि ये रिफंडेबल है, एडजस्टेबल है, तो फिर आप कह ना इनकम की आपने बात की थी, इनकम होगी तो वो एडजस्ट होगा, तो वो 1 साल के बाद आती नहीं। विद होल्डिंग टैक्स आपको देना पड़ता है, तो विद होल्डिंग टैक्स जो होता है उस वो भी मतलब एक किस्म का टैक्स है ना, वो भी यूज हो सकता है फॉर द एडजस्टमेंट। अच्छा, जहाँ ये बात कर रहे हैं कि जी मिडिल क्लास, देखें जी हम तो खुद कह रहे हैं कि मिडिल क्लास वगैरह जो है उसको और लोअर मिडिल क्लास को अफेक्ट हुआ है,
बट जो बेसिकली अभी जो आप जिस तरीके से लोगों ने इसका मुतालिक बनाया हुआ है कि ये तूफान आ जाएगा, टोटल 6,000 अरब रुपए के टैक्सेस हैं, ठीक, उसके बीच में ये 343 हैं, जिसमें से 71 बिलियन दूसरा है और आम आदमी के लिए 2 बिलियन है। वो किधर से तूफान आएगा? ठीक है, आप कह रहे हैं नाम माने, मतलब दिस इज नॉट इवन 5%। 6 ट्रिलियन में से 343 में इज नॉट इवन इज अराउंड 5%। 5% में जितना भी टैक्स, अगर 17%, 5% का 17% कर दें तो क्या मतलब इतनी वो तूफान की बात। अच्छा, आप कह रहे हैं कोई तूफान नहीं आएगा। चले, खुदा करे कि आपकी बात सही साबित हो। एक जो साइकोलॉजिकली तो लोगों का ख्याल है कि ये इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा, बट आपने एक्सप्लेन आज भी कर दिया, आपने पहले भी किया है। देखिए, वी होप दैट यू आर राइट। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब बात करने का। आज नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के लौटने के हवाले से। स्टे विद अस।